दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। अगर आप चाहते हो कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं वैसे ही आपको पता चल जाए तो आपको घंटी दबानी ही होगी। दबा दो भाई साहब, दोस्त हो ना यार, आप दबा दो भाई। इस हफ्ते सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म रिलीज हुई है परम सुंदरी। उसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ। उसका जो डायरेक्टर है तुषार जलोटा, उसको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, ये भी बता चुका हूं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि ये आदमी डायरेक्टर बना कैसे। जब इसको डायरेक्शन आता ही नहीं है तो फिर इसको फिल्म मिली कैसे। बहुत सालों पहले महेश भट्ट ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था शोबिज। उस फिल्म का हीरो यही लड़का था, तुषार जलोटा। सरोज खान जी के बेटे राजू खान ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। वो फिल्म डिसास्टर हो गई थी। राजू का कैरियर भी उसी फिल्म के साथ खत्म हो गया था और तुषार का भी कैरियर उसी फिल्म के साथ खत्म हो गया था। अब अगर किसी लड़के का कैरियर एक फिल्म के साथ ही खत्म हो गया है तो फिर वो क्या करेगा। ये महेश भट्ट साहब के पास वापसी गया और कहा कि सर मेरा कैरियर तो खत्म हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, तो अब मैं क्या करूं। तो भट्ट साहब ने इससे कहा कि देख बेटा, पब्लिक ने तुझे एज ए हीरो पसंद नहीं किया, इसका मतलब तू हीरो तो नहीं बन सकता, तो तू ऐसा कर डायरेक्टर बन जा। भट्ट साहब ने अपनी एक फिल्म में इसको असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया। उसके बाद इसने कुछ और डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, जैसे कि संजय लीला भंसाली। अब जब इसने कुछ फिल्मों पर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर लिया तो इसको लगा कि भाई अब ये डायरेक्टर बन गया है, अब इसको फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। इस बेचारे ने एक्टरों के घर के चक्कर काटने शुरू किए, लेकिन किसी भी एक्टर ने इसकी फिल्म के लिए हामी नहीं भरी। अब तुषार जलोटा की कहानी को यहीं छोड़ देते हैं और वापसी चलते हैं इस फिल्म के निर्माता दिनेश विजन की कंपनी पर। दिनेश एक बिजनेस फैमिली से है, लेकिन इसको फिल्में बनाने का शौक था। तो इसने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मुझे प्रोड्यूसर बनना है और मैं गारंटी के साथ ये पैसे कमाकर आपको वापसी दूंगा। इसका फादर पैसे वाला है, उसने इसको पैसे दे दिए। ये लड़का कहीं सैफ अली खान से मिला और सैफ से कहा कि भाई साहब मुझे प्रोड्यूसर बनना है। तो इसने और सैफ अली खान ने मिलकर एक कंपनी खोली। ये दोनों पार्टनर बन गए। अब तीसरे कैरेक्टर पर चलते हैं। ये लड़की है शारदा। ये दिनेश विजन की बचपन की दोस्त है। तो जब सैफ अली खान दिनेश का पार्टनर बन गया तो दिनेश ने इस लड़की को सैफ अली खान की मैनेजर बना दिया ताकि सैफ अली खान इसके हाथ में रहे, सैफ अली खान इसके हाथ से बाहर ना जाए। और यह लड़की उस वक्त तक सैफ अली खान की मैनेजर रही जब तक सैफ अली खान और दिनेश विजन में झगड़ा नहीं हुआ, जब तक ये दोनों अलग नहीं हुए। जब ये दोनों अलग हो गए, दिनेश ने अपनी कंपनी खोल दी। तो उस कंपनी में दिनेश ने शारदा को सीईओ बना दिया। उसी वक्त में कहीं तुषार जलोटा और शारदा की मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हो गया और शारदा ने तुषार के साथ शादी करने की ठान ली। जब यह बात दिनेश को पता चली तो दिनेश ने शारदा से कहा कि यार ये तो लुक्खा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो जिंदगी में कहीं भी नहीं खड़ा, इसके साथ तू शादी कैसे कर सकती है। शारदा ने दिनेश को समझाया कि भाई साहब बात समझ ले, ये लुक्खा है इसीलिए तो मुझसे शादी कर रहा है। अगर ये एस्टेब्लिश होता, इसके पास पैसे होते तो ये मुझसे शादी क्यों करता। भाई साहब मुझे बॉलीवुड में इतने साल हो गए, बॉलीवुड का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, तो कोई भी अमीर आदमी, एस्टेब्लिश आदमी मुझसे शादी क्यों करेगा। तो भाई साहब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि मैं इसके साथ शादी करूं और जिंदगी भर इसको पालूं। शारदा की बात बिल्कुल 100% सही थी। अगर तुषार के पास पैसे होते तो वो शारदा से शादी क्यों करता। जो आदमी जिंदगी में फेल हो गया, जिसको ये दिख रहा है कि उसके पास जिंदगी में कभी पैसे नहीं आने वाले, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो क्या ढूंढता है, वो फिर एक लड़की की तलाश करता है जो अमीर हो, कमाती हो, ताकि उस लड़की से शादी करके जिंदगी भर का इंतजाम कर सके। लड़की जिंदगी भर कमाती रहेगी, वो आराम से बैठकर खाता रहेगा, ऐश करता रहेगा। और बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी शादियां पहले भी हो चुकी है। फराह खान का हस्बैंड भी ऐसा ही है, आपको तो पता ही है। तो इस तरह से तुषार जलोटा की शादी हो गई शारदा से। अब जाहिर सी बात है शारदा अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करेगी, किसी भी तरह उसको एस्टेब्लिश तो जरूर करेगी। तो शारदा ने बहुत कोशिश की कि बॉलीवुड में कोई एक्टर हामी भर ले इस लड़के के साथ फिल्म करने के लिए, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी। जब शारदा बिल्कुल थक गई, शारदा को यह यकीन हो गया कि भाई मेरे हस्बैंड की फिल्म कोई भी करने वाला नहीं है, तो उसको एक ही बात समझ आई कि यार रेशमा शेट्टी उसकी हेल्प कर सकती है। तो उसने रेशमा शेट्टी को बुलाया और उससे कहा कि देख यार, तू काम देखती है अभिषेक बच्चन का,
तू मेरे हस्बैंड के साथ अभिषेक बच्चन से एक फिल्म करा दे, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगी, जिंदगी भर तेरा कोई भी काम होगा मैं करूंगी, जब तक मैं दिनेश विजन के ऑफिस में बैठी हुई हूं तू जो भी कहेगी मैं वो करूंगी। रेशमा अभिषेक के पास गई और उससे कहा कि देख अभी मैं तुझे बहुत बड़ा स्टार बनाने वाली हूं, मैं बहुत सारे एक्टरों को बहुत बड़ा स्टार बना चुकी हूं, जैसे कि संजय दत्त, सलमान खान। तो ये एक कहानी है, ये बहुत ही कमाल की कहानी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है और मैं कह रही हूं कि तू इस फिल्म को कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अभिषेक क्या कहेगा, अभिषेक ये तो कह नहीं सकता कि मैं फिल्म नहीं करूंगा। तो इस तरह से अभिषेक ने तुषार जलोटा की फिल्म के लिए हामी भर दी। तुषार जलोटा को इस तरह से उसकी पहली फिल्म मिली डायरेक्ट करने के लिए, यानी कि जिस डायरेक्टर के साथ कोई भी काम नहीं करने वाला था उसको अपनी पहली फिल्म मिल गई थी अभिषेक बच्चन के साथ। फिल्म बनी और वाहियात बनी, क्योंकि उस भाई को डायरेक्शन तो आता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई, ओटीटी पर रिलीज हुई। और ओटीटी पर कोई भी फिल्म रिलीज हो, कितनी भी चले ना चले, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओटीटी पर फिल्म के रिलीज होने का मतलब है कि वो फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, उस फिल्म की कोई वैल्यू नहीं है। उस फिल्म से अभिषेक को इतना नुकसान हुआ कि आज तक अभिषेक की सभी फिल्में ओटीटी पर ही रिलीज हो रही हैं। आज तक अभिषेक बच्चन की कोई भी सोलो फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई। अब तुषार की एक फिल्म बन गई, भले ही ओटीटी पर रिलीज हुई हो, लेकिन फिल्म तो उसने कर ली। ये तो सबूत उसके पास हो गया कि हां उसने एक फिल्म बनाई थी। तो अब उसने दिनेश विजन को बोला कि मेरा हस्बैंड दूसरी फिल्म डायरेक्ट करेगा, आप इसको दूसरी फिल्म दो। दिनेश ने कहा कि इसको कुछ नहीं आता, ये फिल्म नहीं बना पाएगा, मेरी बात मानो। लेकिन शारदा ने कहा कि नहीं, आपको इसको फिल्म देनी ही होगी। अब गोलगप्पे ने सिद्धार्थ को बुलाया और उससे कहा कि भाई साहब मैं तुझे एक बहुत बड़ी फिल्म देने वाला हूं, मैं तुझे बहुत बड़ा स्टार बनाने वाला हूं, मैं जिसके साथ भी फिल्म करता हूं वही सुपरस्टार बन जाता है, क्योंकि मेरी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती है। हालांकि पिछले 2-3 साल से इस भाई की 5-6 फिल्में बनकर पड़ी हुई है और उन फिल्मों को कोई रद्दी के भाव में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है और इसकी खुद की भी औकात नहीं है कि उन फिल्मों को थिएटर में रिलीज कर दे, क्योंकि जो पीएनए का पैसा लगेगा वो भी वापसी नहीं आएगा। इसको पता है कि वो सभी फिल्में वाहियात है। लेकिन इसने अमेज़न वालों को चूतिया बनाया, इसने अमेज़न वालों को फंसाकर एक साथ ही 8 फिल्में बेच दी और वो सभी डिजास्टर फिल्में उन 8 में शामिल हैं। जाहिर सी बात है जो अमेज़न के स्टाफ है उन्होंने भी लंबा कमीशन लिया होगा, तभी तो इसकी वो सारी वाहियात फिल्में उन्होंने खरीदी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गोलगप्पे ने सिद्धार्थ को यकीन दिला दिया कि वो उसके लिए एक हिट फिल्म बनाएगा और सिद्धार्थ इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गया और इस तरह से तुषार जलोटा को ये दूसरी फिल्म मिल गई, परम सुंदरी। अब जब फिल्म बनकर तैयार हो गई और दिनेश गोलगप्पे ने देखा तो उसको गश आ गए। उसने कहा कि भाई ये क्या फिल्म बना दी इसका अब क्या करूं। खैर दिनेश ने शारदा से कहा कि देख भाई मैंने फिल्म बना दी, रिलीज भी करूंगा, लेकिन ना ही तो टिकट्स खरीदूंगा और ना ही फेक कलेक्शन दूंगा, जो रियल कलेक्शन है वही दूंगा, टिकट्स तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगा जैसे मैं अपनी बाकी फिल्मों के खरीदता हूं। क्योंकि दिनेश को अच्छी तरह पता है कि अगर उसने इस फिल्म को हिट घोषित कर दिया तो उसको फिर एक और फिल्म बनानी पड़ेगी तुषार जलोटा के लिए समझ रहे हो। तो दिनेश अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। यही वजह है कि दिनेश ना ही तो इस फिल्म के टिकट्स खरीद रहा है और ना ही इस फिल्म के जो कलेक्शंस हैं उनको बढ़ा रहा है। पहले दिन का बिजनेस हुआ है तकरीबन 6.5 करोड़ और इस भाई ने दिया है सिर्फ 7 करोड़, यानी कि सिर्फ 50 लाख बढ़ाए हैं और ये नॉर्मल है। ये सभी प्रोड्यूसर करते हैं, 50 लाख 1 करोड़ सभी प्रोड्यूसर बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दिनेश खुद ही चाहता है कि ये फिल्म हिट घोषित ना हो ताकि दिनेश का पीछा छूट जाए, दिनेश को आगे कोई भी फिल्म तुषार जलोटा के लिए ना बनानी पड़े। लेकिन इस फिल्म के फ्लॉप होने से सिड को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये उसकी 10वीं फिल्म है लाइन से जो फ्लॉप हो गई है, तो आगे काम मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड में अकेला तुषार नहीं है जिसने कैरियर के लिए शादी की है। बॉलीवुड में 100 में से 90 शादियां ऐसी होती है जो जीवन में सर्वाइव करने के लिए की जाती है, प्यार के लिए नहीं की जाती। प्यार व्यार का उन शादियों से कोई लेना देना नहीं है, बस किसी तरह बॉलीवुड में जिंदा रहना है, इसी के लिए शादियां की जाती है। सैफ अली खान के बेटे अली इब्राहिम की अब तक 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, नादानियां, सरजमीन, दोनों ओटीटी पर रिलीज हुई है। इस लड़के ने एक और फिल्म की है गोलगप्पा दिनेश की, जिसका नाम है दिलेर। उसमें यह हीरो है और इसके साथ एक कुत्ता है और कोई नहीं है, यानी कि उस फिल्म का भी डिजास्टर होना तय है।
और दिनेश मोटे को अच्छी तरह पता है कि उस फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि वो फिल्म भी डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज होगी, यानी कि अली इब्राहिम टोटली ओटीटी का एक्टर बन चुका है। इस लड़के का उन फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है जो थिएटर में रिलीज हुआ करती हैं। जरा सोचकर देखिए कि इस लड़के के कितने बड़े बड़े सपने रहे होंगे। इसको ऐसा लगता होगा कि भाई ये तो सैफ अली खान का बेटा है, तो बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है, लेकिन बेचारे का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और ओटीटी एक्टर बन गया है। ओटीटी के बाद क्या करेगा? सीरियल्स करेगा। तो यानी कि कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। आप अंदाजा लगाइए कि सैफ अली खान अपने बेटे से कितना प्यार करता है। अगर सैफ अली खान को अपने बेटे की थोड़ी भी पड़ी होती तो एक 50 करोड़ रुपए लगाकर एक बड़ी फिल्म बना सकता था, थिएटर में रिलीज कर सकता था। लेकिन सैफ अली खान ने क्लियरली अपने बेटे से कहा कि मैं 1 रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूं। तुझे एक्टर बनना है एक्टर बन, ऑफिस बॉय बनना है ऑफिस बॉय बन, किसी की कार चलानी है ड्राइवर बनना है तो ड्राइवर बन, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये बेचारा ओटीटी एक्टर बनके रह गया है। डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है पति पत्नी और वो 2। जो फिल्म थी पति पत्नी और वो 1, उसमें था कार्तिक आर्यन हीरो और इस फिल्म की हीरोइन है सारा अली खान। इस फिल्म की शूटिंग चल रही है कहीं यूपी में, और यूपी के लोग कैसे हैं आप लोग तो जानते ही हो, बहुत ही गर्म दिमाग के हैं, मतलब सेकंड्स लगते हैं इनको लड़ाई करने में। तो कहीं शूटिंग हो रही थी और जो लोकल्स थे वहां के वो शूटिंग देख रहे थे और शायद डायरेक्टर ने उनसे कुछ कह दिया और बस देखते ही देखते तू मैं हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। जो वहां के लोकल्स हैं उन्होंने शूटिंग करने वालों को खूब दबाकर पीटा। अरे भाई साहब यूपी वालों क्या कर रहे हो यार। एक तो ये बेचारे मुंबई से आपके यूपी में गए शूटिंग करने के लिए, वहां गए तो वहां आप इनको पीट रहे हो। और ऐसा ना करो, थोड़ी तो मर्यादा रखो यार। वरुण धवन की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शशांक खेतान ने, जो इससे पहले कई एक अच्छी फिल्में बना चुका है। और इस फिल्म का निर्माण किया है धर्माने यानी कि करण जौहर ने। यह फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है और बढ़िया है। इस टीजर को देखकर पता चलता है कि फिल्म में फुल मसाला होने वाला है, यानी कि म्यूजिक भी होगा, एक्शन भी होगा, कॉमेडी भी होगी, सब कुछ होगा। बॉलीवुड की कुछ फिल्मों को कहा जाता है कंप्लीट एंटरटेनर, बस वैसी ही शायद ये भी फिल्म है। खाली टीजर को देखकर सिर्फ एक आइडिया मिलता है, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा पता चलता नहीं है। ट्रेलर रिलीज होगा, उसको देखूंगा तो फिर पता चलेगा कि ये फिल्म कैसी होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक अच्छी फिल्म होने वाली है। एक बंदा है महालुक्खा अश्नीर ग्रोवर, ये पब्लिसिटी के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, पब्लिसिटी के लिए किसी ना किसी को टारगेट करता रहता है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल ये बिग बॉस में भी आया था और बिग बॉस में आने से पहले बहुत कुछ कह चुका था सलमान के बारे में। लेकिन जब सलमान के साथ इसका आमना सामना हुआ तो सलमान ने इससे कहा कि तूने जो भी कहा है वो सब झूठ है। लेकिन इसने बिग बॉस के बाद फिर से कहा कि मैंने जो भी कहा था वो सच है, सलमान झूठ बोल रहा है। अब ये तो इन दोनों को ही पता है कि भाई अश्नीर सच बोल रहा है या सलमान सच बोल रहा है। लेकिन अब फिर से बिग बॉस चालू हो गया है और अश्नीर ने फिर से सलमान को टारगेट किया है पब्लिसिटी के लिए। अश्नीर का कहना यह है कि अगर सलमान खान ने यह कहा था बिग बॉस शो पर कि वो मुझे कभी नहीं मिला तो यह सफेद झूठ है। मुझे वो मिला था, मेरे साथ 2-3 घंटे बैठा था, मुझे तो यह भी पता है कि वो कौन सी सिगरेट पीता है। और सलमान एक चेन स्मोकर है, हर 2 मिनट के बाद एक नई सिगरेट सुलगाता है। ये तो मैं भी कंफर्म करता हूं कि सलमान स्मोक भी खूब करता है, पीता भी खूब है। लेकिन बाकी चीजें जो अश्नीर ग्रोवर कह रहा है वो सच है या झूठ है, ये तो या इसको पता है या सलमान को पता है। हाँ, एक बात 100% कंफर्म है कि टाइमिंग को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि अश्नीर ग्रोवर जो भी कर रहा है वो पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। गोविंदा की पत्नी सुनीता को सारी दुनिया जान चुकी है, क्योंकि पिछले 1 साल से वो अपने हस्बैंड की मां बहन करती हुई आ रही है। अपने हस्बैंड को गालियां भी देती है, उसको जलील भी करती है, उसकी इज्जत की मां बहन भी करती है। और बीच बीच में सुनीता जी बड़ी बड़ी बातें भी करती है ताकि पब्लिसिटी मिले। और मैंने सुना है कि एक शो भी मिल गया है मैडम को। तो ये शो मिलने से ये साबित हो जाता है कि पब्लिसिटी है, वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। भले ही ये पिछले 1 साल से अपने हस्बैंड को गालियां देती हुई आ रही है पब्लिसिटी के लिए, लेकिन पब्लिसिटी तो मिली और उसी पब्लिसिटी की वजह से शो मिला। लेकिन अब मैडम ने एक बहुत बड़ी बात कही है। इसने कहा है कि मेरा बेटा बहुत ही टैलेंटेड है। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि तुझे गोविंदा से बड़ा स्टार बनना है। मैं आपको ये बता दूं कि गोविंदा अपने वक्त का बहुत बड़ा स्टार था, बहुत बड़ा। गोविंदा जितना बड़ा स्टार बनना बहुत मुश्किल है किसी के भी लिए। लेकिन सुनीता का कहना यह है कि मेरे बेटे की जो पहली फिल्म आएगी वो सैयारा से भी बड़ी हिट होगी।
बताओ साला, एक ही जीवन में क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने कौन से गोले पे भेज दिया जहां ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। अरे सुनीता मैडम, अरे सुनीता मैडम, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए। आपका जो बेटा है वो लड़की दिखता है, लड़कियों की तरह चलता है, लड़कियों की तरह बिहेव करता है। पहली बात तो ये कि वो हीरो दिखता ही नहीं है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका बेटा बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है? और फिर आपके बेटे की पहली फिल्म सैयारा से भी बड़ी हिट होने वाली है। अरे कुछ तो खौफ खाइए मैडम जी, कुछ भी फेंक रही हो। मतलब आप ऐसा कर रही हो कि आपके बेटे का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। आप उसकी फिल्म आने से पहले ही ऐसी ऐसी बकवास कर दोगी कि वो बेचारा छोटा मोटा स्टार भी नहीं बन पाएगा। अरे ना करो ऐसा, अपने बेटे के कैरियर को बर्बाद मत करो, चुपचाप रहो, उसके बारे में कुछ ना कहो, यही अच्छा है आपके लिए। अगले हफ्ते टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 रिलीज हो रही है। आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। यह ट्रेलर देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि यह एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है। टाइगर बहुत जबरदस्त एक्शन कर रहा है और टाइगर वो हीरो है जो रियल में एक्शन करता है, डुप्लीकेट उसका एक्शन नहीं करते भाई साहब। संजय दत्त इस फिल्म में विलन है। संजू का लुक भी बहुत ही कमाल है, संजू भी जबरदस्त खूंखार लग रहा है और भाई साहब एक्शन कर रहा है। इस फिल्म में 2 लड़कियां हैं, हरनाज संधू और सोनम बाजवा, दोनों ही पंजाब से हैं। फिल्म में टाइगर एक आशिक का रोल कर रहा है जो हरनाज से प्यार करता है और शायद हरनाज के मरने के बाद उसकी मुलाकात सोनम से होती है। फिल्म के तकरीबन 3 गाने रिलीज हो चुके हैं और गाने भी अच्छे हैं। इस फिल्म की कथा और पटकथा इस फिल्म के निर्माता साजिद नडियाडवाला ने खुद लिखी है और जो इस फिल्म के डायलॉग्स हैं वो लिखे हैं रजत अरोरा ने। रजत अरोरा के डायलॉग्स हमेशा ही कमाल के होते हैं। जितनी फिल्मों में भी रजत ने डायलॉग्स लिखे हैं वो सब बहुत ही बढ़िया लिखे हैं। तो ये ट्रेलर देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि शायद इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया ओपनिंग मिलेगी और यह फिल्म एक कामयाब फिल्म होगी। दिल्ली में हमारे एक दोस्त है रविंदर सिंह भाई, जो बहुत बढ़िया गाते हैं। यही वजह है कि बीच बीच में कोई ना कोई गाना बनाते रहते हैं। इनका एक गाना आया था जुगाड़, बहुत ही बड़ा हिट रहा था, बहुत चला था। यही वजह है कि अब रविंदर भाई ने जुगाड़ 2 बना दिया है। रविंदर भाई ने इस गाने में अच्छी अच्छी लड़कियां भी ली है और कहानी भी बहुत अच्छे से कही गई है गाने में। यानी कि जैसे गाना जुगाड़ अच्छा था वैसे ही जुगाड़ 2 भी बढ़िया दिख रहा है। लंबी लंबी फेंक न वीरे ना तू पल्ला झाड़, कर कोई जुगाड़, कर कोई जुगाड़ वीरे, कर कोई जुगाड़। तो इसका मतलब यह है कि जुगाड़ 2 भी वैसे ही हिट होने वाला है जैसे कि जुगाड़ 1 हुआ था। जुगाड़ वीरे, कर कोई जुगाड़, है कोई जुगाड़ वीरे, है कोई जुगाड़। रविंदर भाई को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। भाई साहब आप इसी तरह गाने बनाते रहें, ऐश करते रहें। मैं अपने वीडियोस में कई बार यह कहावत कह चुका हूं कि नकल को भी अकल चाहिए। सारी दुनिया जानती है SRK और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसी फिल्म की कहानी को कॉपी किया गया है इस फिल्म में। DDLJ की कहानी क्या थी कि विदेश में शाहरुख खान काजोल से मिलता है और उसको काजोल से प्यार हो जाता है, लेकिन काजोल की शादी किसी और लड़के से फिक्स हो चुकी है। उसकी फैमिली उस लड़के को बहुत पसंद करती है। SRK को भी पता है कि काजोल की शादी होने वाली है, लेकिन SRK हार नहीं मानता। वो काजोल के गांव जाता है और काजोल के फादर को किसी तरह मनाने की कोशिश करता है और फाइनली आखिर में मना लेता है। काजोल SRK को मिल जाती है। अब परम सुंदरी की कहानी क्या है? सिद्धार्थ दिल्ली से केरला जाता है, उस लड़की के घर में एज ए किराएदार रह जाता है, उस लड़की से मिलता रहता है, बातें होती रहती है, लेकिन दोनों में प्यार बिल्कुल नहीं होता। और बस कॉपी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहां DDLJ में SRK को काजोल से मिलते ही प्यार हो जाता है, वहां इस फिल्म में सिद्धार्थ को जानवी से प्यार नहीं होता। इंटरवल तक यहां वहां मिलते रहते हैं, बकचोदी होती रहती है और फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। सेकेंड हाफ में जानवी कपूर का मंगेतर आ जाता है, जिससे 10 दिन के बाद उसकी शादी होने वाली है। और जो जानवी के फैमिली वाले हैं वो भी उस लड़के को बहुत पसंद करते हैं। जानवी खुद भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब पहले हाफ में 1-1.25 घंटे तक जानवी सिद्धार्थ मिलते हैं, प्यार नहीं होता, तो सेकंड हाफ में क्या दिखाओगे?
कहां से मसाला लाओगे? तो अब डायरेक्टर सेकंड हाफ में गेम्स दिखाना शुरू करता है। केरला में ये गेम होता है, वो गेम होता है, और जो जानवी का मंगेतर है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, वो जीतता रहता है। और सिड जानवी के मंगेतर को भाई बना लेता है, उसे कहता है कि भाई तू मेरा भाई है। और इस फिल्म का सबसे बड़ा कमाल यह है कि सेकंड हाफ भी खत्म हो जाता है, लेकिन सिड और जानवी में प्यार नहीं होता। अब मैं इस बेचारे डायरेक्टर को क्या गालियां दूं? अगर ये डायरेक्टर एक लव स्टोरी बना रहा था और इसकी फिल्म में हीरो हीरोइन के बीच में प्यार होता ही नहीं है, तो क्या बनाना चाह रहा था एग्जैक्टली? अब सिद्धार्थ का फादर संजय कपूर भी दिल्ली से केरला पहुंच जाता है और वो भी बेटे को कहता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है। अब जबकि पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है, हीरो हीरोइन में प्यार ही नहीं हुआ है, तो क्लाइमैक्स क्या होगा वो मुझे बताइए आप। अब लास्ट में जानवी सिद्धार्थ से कहती है कि यार मैं अपने मंगेतर के साथ अगर कहीं जाती हूं तो मुझे वो सब चीजें पुरानी लगती हैं, देखी दिखाई लगती हैं, लेकिन अगर वहीं तेरे साथ जाती हूं तो वो चीजें नई लगती है, नई दिखती हैं। यानी कि जानवी कपूर ये कहती है कि मैं प्यार तो अपने मंगेतर से ही करती हूं क्योंकि वो ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन तेरे साथ रहना मुझे कुछ नया लगता है, वो प्यार पुराना हो गया है। यानी कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और कुछ सालों तक उसके साथ है, तो अब उसको किसी और से प्यार करना चाहिए, ये इस डायरेक्टर का कहना है। अबे लुक्खे घटिया इंसान, तेरे को प्यार के बारे में कुछ नहीं पता बेटा। तुझे लव स्टोरी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि तू बहुत बड़ा चूतिया है। और क्योंकि जानवी कपूर को सिद्धार्थ के साथ पुराने लोकेशन भी नए दिखते हैं, यही वजह है कि एक घटिया से सीन के साथ इस फिल्म का क्लाइमैक्स हो जाता है, सिद्धार्थ और जानवी मिल जाते हैं। तो यहां डायरेक्टर ने ऐसा किया कि जो एसआरके और काजोल का फॉरेन कंट्री का पार्ट था वो केरला में किया, बाकी फिल्म को वही रखा, क्लाइमैक्स भी वही किया। लेकिन मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी डायरेक्टर डीडीएलजे की कहानी को इससे घटिया तरीके से कॉपी नहीं कर सकता। और आप जरा सोचकर देखिए कि डीडीएलजे में एसआरके और काजोल, और इस फिल्म में सिड और जानवी, जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, जिनकी शक्ल पे सही से देखा नहीं जाता। इस फिल्म को लव स्टोरी बताया गया है, लेकिन ना ही इसमें प्यार है, ना ही फीलिंग है, ना ही जुदाई है, ना ही इमोशन है। इसमें प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। जब कहानी नहीं थी तो स्क्रीन प्ले कहां से आता? तो टुकड़ों टुकड़ों में स्क्रीन प्ले को लिखा गया है। और जब स्क्रीन प्ले नहीं था तो डायलॉग्स कहां से आते? डायलॉग्स ठीक ठीक हैं, लेकिन तकरीबन 30% डायलॉग्स मलयालम में हैं। कोई इस लुक्खे डायरेक्टर से पूछे कि भाई साहब जब आप ये फिल्म हिंदी दर्शकों के लिए बना रहे थे तो फिर मलयालम में डायलॉग्स क्यों रखने थे आपको? जो एक गाना प्रोमो टीजर वगैरह में दिखाया गया था वही अच्छा गाना है, और वो गाना भी कॉपी किया गया है। अगर आपको याद हो तो एक फिल्म आई थी विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी की, साथिया, उसमें जो गाना था उसी गाने को कॉपी करके ये गाना बनाया गया है। बस यही गाना थोड़ा ठीक ठीक है, बाकी सभी गाने वाहियात है, घटिया हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एक डायरेक्टर एक लव स्टोरी बनाता है, उसके बावजूद भी एक अच्छा म्यूजिक नहीं दे पाता, तो वो सबसे घटिया डायरेक्टर है। एडिटर साहब ने भी इस फिल्म को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म की एडिटिंग बहुत ही घटिया है। एडिटर को बिल्कुल नहीं पता था कि सीन कहां से शुरू होना चाहिए, कहां खत्म होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो क्या कहूं और कैसे कहूं? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस डायरेक्टर को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। मेरी समझ में नहीं आया कि कोई एक्टर इस डायरेक्टर के साथ काम कैसे कर सकता है, कोई निर्माता इस घटिया डायरेक्टर के साथ फिल्म कैसे बना सकता है। आप यकीन कीजिए, इस फिल्म को देखने के बाद आप अपना सर पीट लोगे और आप ये पूछोगे कि भाई इस डायरेक्टर को यह भी पता क्यों नहीं था कि किसी सीन को किस तरह से शूट किया जाना चाहिए, सीन कहां से शुरू होना चाहिए, कहां खत्म होना चाहिए, एक्टर को कब बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए। हाथी सिद्धार्थ मल्होत्रा को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिद्धार्थ उसकी सूंड में बैठ के झूल रहा है भाई साहब मजे कर रहा है। अबे भाई ये किस तरह का डायरेक्शन था भाई साहब। इस डायरेक्टर की बेवकूफी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब फिल्म शुरू होती है तो एक सीन शुरू होता है, सिद्धार्थ भाग रहा है और झील में कूद जाता है। ना ही तो शुरू से सीन को दिखाया गया कि क्या हुआ था और ना ही एंड में दिखाया गया कि क्या हुआ है। और फिर सिद्धार्थ की एंट्री होती है और नॉर्मल तरीके से फिल्म शुरू हो जाती है। तो अगर क्लाइमैक्स सीन का थोड़ा सा हिस्सा स्टार्टिंग में दिखाया गया है तो इसका मतलब यह है कि एंड में कहीं उस सीन को कनेक्ट होना चाहिए, एंड में कहीं बताया जाना चाहिए कि भाई स्टार्टिंग में वो इतना सा सीन क्यों दिखाया गया था। लेकिन बिल्कुल नहीं, इस सीन का पूरी फिल्म के किसी भी सीन से आगे चलकर कोई लेना देना नहीं है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस फिल्म का निर्माता है वो भी कितना बड़ा लुक्खा है। उसको भी फिल्म मेकिंग का ABCD कुछ नहीं पता। अगर फिल्म के निर्माता को फिल्म मेकिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होता तो ये जरूर पूछता इस डायरेक्टर से कि भाई साहब, ये जो स्टार्टिंग में आपने क्लाइमैक्स का छोटा सा सीन दिखाया है, ये यहां क्यों दिखाया है, इसका मतलब क्या है, इससे हासिल क्या हो रहा है, इससे आप पब्लिक को क्या बताना चाह रहे हो, पब्लिक को इससे क्या समझ आया है, पब्लिक ने इससे क्या हासिल किया है। लेकिन क्योंकि डायरेक्टर अनाड़ी है, चूतिया है, उसको अपना काम नहीं पता, तो उसको यह लगा कि अगर मैं स्टार्टिंग में छोटा सा सीन रख दूंगा तो मेरी फिल्म की ओपनिंग बहुत ही कमाल की हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी, मेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। बताओ कैसे कैसे चूतिया फिल्म बना रहे हैं आज की तारीख में। कहने का मतलब यह है कि तुषार जलोटा एक नंबर का चूतिया डायरेक्टर है। इसको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, इसको बिल्कुल नहीं पता था कि यह क्या फिल्म शूट कर रहा है, क्या फिल्म बना रहा है, इसको नहीं पता था कि किस एक्टर को कहां क्या एक्टिंग करनी है, इसको नहीं पता था कि कौन सा सीन कैसे शूट करना है, क्यों करना है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो क्या ही कहूं। मतलब जिस फिल्म में जानवी कपूर, सिद्धार्थ, संजय कपूर है, उस फिल्म की एक्टिंग आप समझ ही सकते हो रे भाई साहब। सिद्धार्थ बेचारे को एक्टिंग का ए भी नहीं आता। सिद्धार्थ पूरी फिल्म स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक एक ही एक्सप्रेशन के साथ करता है। कोई सीन हंसने वाला हो, गुस्सा करने वाला हो, रोने वाला हो, सब सीन में सिद्धार्थ की एक ही एक्टिंग होती है। बेचारे मतलब कमाल का एक्टर है ये। अच्छा, जो सिद्धार्थ के स्टाफ मेंबर हैं वो भी एक नंबर के लुक्खे हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये लड़का दिल्ली से केरला जाता है और जब प्लेन में बैठता है तो इसकी जुल्फें बड़ी बड़ी है, एकदम बेहतरीन, और जैसे ही केरला में एयरपोर्ट पर उतरता है वैसे ही बाल छोटे हो जाते हैं। यानी कि एयरक्राफ्ट में नाई ने इसके बाल काट दिए थे। हालिम भाई कुछ तो सोच लिया करो गुरुजी। अगर आपने हीरो को दिल्ली में प्लेन में बैठते हुए एक पैच पहनाया था भाई साहब, तो इतना तो याद रखना चाहिए था कि जब केरला में एयरपोर्ट पर उतरेगा तो वही पैच पहने होगा। मतलब दिल्ली के शूटिंग शेड्यूल में आपने एक पैच पहनाया और भूल गए, केरला में जाकर दूसरा पैच पहना दिया, क्योंकि आपको लगता है कि पब्लिक को तो पता ही नहीं, पब्लिक तो देख ही नहीं रही। अरे गुरुजी, कुछ तो खौफ खाया करो भाई साहब। जानवी कपूर की एक्टिंग, आए हाय 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 हाय, कसम से खंजर मार दो मेरे दिल में भाई साहब। अगर ये लड़की हंसती है तो भूत दिखती है, अगर ये लड़की मुस्कुराती है तो खिजावनी दिखती है। इस लड़की को एक्टिंग का ए नहीं आता। ये लड़की ऐसी दिखती है कि मेरी समझ में नहीं आता कि ये हीरोइन कैसे बन सकती है। काली पीली है, हो सकता है साउथ फिल्मों में ये हीरोइन बन सकती है, लेकिन हिंदी फिल्मों में इस लड़की को हीरोइन कैसे बनाया जा सकता है भाई साहब? कौन सा तरीका है यार? मैं निर्माता निर्देशकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भाई साहब, इस लड़की को लेने से पहले कुछ तो सोच लिया करो यार। और बहुत सारी लड़कियां हैं मुंबई में यार, किसी को भी ले सकते हो। इसी लड़की को फिल्म में लेने को मिलता है आपको, कुछ तो मर्यादा रखो भाई साहब। संजय कपूर, जिसने अपनी जिंदगी में आज तक ये जाना ही नहीं कि एक्टिंग होती क्या है, वो फादर का रोल कर रहा है भाई साहब। कसम से इतना डरावना दिख रहा है ना भाई साहब, इसकी शक्ल पे देखा नहीं जाता। जब ये डायलॉग्स बोलता है दिल करता है थिएटर से उठकर भाग जाऊं। और जो भी इस फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर है उसको शर्म आनी चाहिए संजय को फादर के रोल में कास्ट करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में सभी एक्टरों ने इतनी घटिया एक्टिंग की है कि जो हाथी है इसमें उसकी एक्टिंग सबसे बढ़िया है। कहने का मतलब यह है कि परम सुंदरी एक बहुत ही घटिया वाहियात फिल्म है। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। यह फिल्म वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इस फिल्म को 100% अवॉइड किया जाना चाहिए। आपको उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहना चाहिए जहां इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। मैं इस वाहियात फिल्म को दूंगा 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। मैं ऐसा समझता हूं कि यह फिल्म 30 से 40 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, लेकिन डिजास्टर होना पक्का है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।